हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारे छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो सीरीज चल रही थी, उसमें हमने पिछली क्लास में मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम जो चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं वो है लोक वित्त। और ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहां से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज डिटेल के साथ हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, सर आपने जो चीज समझाया हमको समझ आ गया। तो चलिए बिना किसी देरी से हम स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 5, लोक वित्त। अब लोक वित्त चैप्टर में कुछ कुछ शब्दों का प्रयोग होता है। कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, पूंजीगत प्राप्ति, कर आपका करेत्तर राजस्व क्या होता है, कर राजस्व क्या होता है, केंद्र से सहायता प्राप्त अनुदान क्या होता है, ये सब चीज हम आज की क्लास में, क्योंकि ये सब चीजों का यूज होगा, तो ये चैप्टर चालू करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इस चैप्टर का ले लेते हैं कि कर राजस्व किसको बोलते हैं, या राजस्व आय किसको बोलते हैं, पूंजीगत आय किसको बोलते हैं, राजस्व व्यय किसको बोलते हैं, पूंजीगत व्यय किसको बोलते हैं। ये सब चीज हमारे लिए बेसिक नॉलेज है जो इस चैप्टर में शब्द यूज होंगे। तो पहले हम थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं कि जो जो शब्दों का प्रयोग यहां पर किया जाने वाला है वो शब्द एक्चुअल में है क्या, उसको समझ लेते हैं। चलिए, तो अगर मैं बात करूं बजट की, तो बजट में दो तरीके की आपका देखेंगे, बजट में दो तरीके के खाते होते हैं। एक खाता होता है राजस्व खाता, और बजट में दूसरे तरीके के खाते का नाम होता है पूंजीगत खाता। अगर मैं बात करूं राजस्व खाते में, तो राजस्व खाते में दो तरीके की चीजें होती हैं। पहला होता है राजस्व व्यय, आप बोल लीजिए राजस्व आय, और सेकंड बोल लीजिए राजस्व व्यय। राजस्व आय और सेकंड होता है राजस्व व्यय। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि राजस्व आय क्या होती है। गवर्नमेंट की ऐसी आय जो गवर्नमेंट को भविष्य में किसी को लौटाना नहीं होता, यानी गवर्नमेंट को प्राप्त होने वाली जो शुद्ध आय है, जो गवर्नमेंट भविष्य में किसी को भी वापस नहीं लौटाएगी, उसको बोलते हैं राजस्व आय। यानी गवर्नमेंट की ऐसी आय जो उसको भविष्य में लौटाना ही नहीं पड़ेगा, वो है राजस्व आय। जैसे कि गवर्नमेंट किसी के ऊपर कर लगाती है, वो कर की राशि क्या वापस, गवर्नमेंट अगर कोई व्यक्ति कर भरता है तो क्या गवर्नमेंट उसको कर की राशि वापस लौटाती है? नहीं। तो गवर्नमेंट की होने वाली ऐसी आय जो उसको भविष्य में वापस नहीं लौटाना पड़ेगा, ऐसी आय को बोलते हैं राजस्व आय। अब राजस्व आय की अगर मैं बात करूं तो राजस्व आय दो तरीके की होती है। पहला होता है कर राजस्व, और सेकंड होता है कर भिन्न राजस्व। अब याद रखिएगा, कर भिन्न राजस्व को गैर कर राजस्व भी कहा जाता है, करेत्तर राजस्व भी कहा जाता है। यानी अगर मैं बोलूं तो कर भिन्न राजस्व का दो नाम और है। कर भिन्न राजस्व को ही गैर कर राजस्व कहा जाता है, गैर कर राजस्व। साथ ही साथ इसको करेत्तर राजस्व भी कहते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अब देखते हैं कर राजस्व आपको सीधी से यहां पे एक बात समझ आ रही, कर राजस्व क्या है? गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, आदमी उसका टैक्स पटाता है, तो टैक्स से गवर्नमेंट की जो आय होती है उसको कर राजस्व बोलते हैं। यानी टैक्स से प्राप्त होने वाली गवर्नमेंट की आय को हम क्या बोलते हैं? कर राजस्व बोलते हैं। अगर मैं राज्य सरकार की बात करूं तो कर राजस्व को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। सब चीज अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये सब टर्म्स यूज होंगे। कर राजस्व को भी हम दो तरीके से बांट सकते हैं। क्या है कर राजस्व को किस तरीके से बांटा जा सकता है वो देख लेते हैं। देखिए, पहला टाइप होता है राज्य का स्वयं का कर राजस्व, स्वयं का
कर राजस्व, और सेकंड टाइप होता है केंद्र सरकार से प्राप्त करों की राशि, केंद्र सरकार से प्राप्त करों की राशि। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये है क्या। देखिए, पहला कर राजस्व भी दो तरीके का है। पहला है राज्य का स्वयं का कर राजस्व। अब राज्य का स्वयं का कर राजस्व क्या है, जैसे कि आपको पता है राज्य सरकार वैट लगाती है, तो वैट से जो राशि प्राप्त हो रही है वो राज्य सरकार, क्योंकि वो स्वयं कर लगा रही है और वो कर की राशि राज्य सरकार को ही प्राप्त हो रही है, तो इसको बोलते हैं राज्य का स्वयं का कर राजस्व। यानी ऐसा टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट ही उसको वसूल करती है, ऐसी गवर्नमेंट की आय को बोलते हैं राज्य का स्वयं का कर राजस्व। अब सेकंड है केंद्र सरकार से प्राप्त करों की राशि। अब कुछ कर ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार वसूल करती है, लेकिन उस राशि को राज्यों में भी बांट देती है। फिर से बोल रहा हूं, कुछ कर ऐसे होते हैं जो लगाती तो केंद्र सरकार है, आप वसूल भी केंद्र सरकार करती है और वो राज्यों में बांट देती है। जैसे कि आप जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी तीन तरीके का होता है। एक होता है सेंट्रल जीएसटी, एक होता है स्टेट जीएसटी, और एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है, दो राज्यों के मध्य जब किसी वस्तु का व्यापार होता है तो इंटीग्रेटेड जीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। केंद्र सरकार उस इंटीग्रेटेड जीएसटी को वसूल करती है और उसके बाद वो कर की राशि को दो स्टेट के मध्य बांट देती है, जिन स्टेट के मध्य वो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगा था। तो यहां पर आप बोल लीजिए कि यहां पर इंटीग्रेटेड जीएसटी ये है जो केंद्र सरकार कर लगा रही है, केंद्र सरकार वसूल कर रही है और उसके हिस्से को राज्यों में बांट दे रही है। तो कर भी आपके दो तरीके के हुए कि नहीं, एक स्टेट गवर्नमेंट खुद कर लगा रही है और उसको वसूल कर रही है, तो वो राज्य का स्वयं का कर राजस्व हो गया। और ऐसा कर की राशि जो केंद्र सरकार लगा रही है, केंद्र सरकार वसूल कर रही है और राज्यों के मध्य बांट दे रही है, तो ऐसी राशि को हम बोलते हैं केंद्र सरकार से प्राप्त करों की राशि। तो इस तरीके से आपका जो कर राजस्व है, जो आपका कर राजस्व है वो दो भाग में बढ़ गया, राज्य का स्वयं का कर राजस्व और दूसरा है केंद्र सरकार से प्राप्त करों की राशि। तो ये हो गया कर राजस्व। अब मैं बात करूं कर भिन्न राजस्व, करेत्तर राजस्व, या आप बोल सकते हो इसको गैर कर राजस्व। तो यहां नाम से स्पष्ट है कि राजस्व आय हम किसको बोल रहे थे, राज्य सरकार की ऐसी आय जो उसको भविष्य में लौटाना नहीं पड़ता, उसको राजस्व आय बोलते हैं। तो यहां पर आप कर भिन्न राजस्व किसको बोलोगे, राज्य सरकार की ऐसी आय जो उसे भविष्य में लौटाना नहीं पड़ेगा, साथ साथ वो कर के रूप में भी वो राशि प्राप्त नहीं हो रही है, तो ऐसी राशि जो राज्य सरकार को भविष्य में लौटाना भी नहीं पड़ेगा और वो करों से भी प्राप्त नहीं हो रही है, तो ऐसी राशि को हम बोलते हैं कर भिन्न राजस्व। जैसे कि आप देखे होंगे, आप सड़क से जा रहे हैं, पुलिस वाले ने आपको रोका, आपका चालान काट दिया, तो जो चालान की राशि है वो आपको, जो आपसे चालान काटा गया, मान लीजिए 100 रुपए का चालान आपसे काटा गया, तो क्या 100 रुपए पुलिस वाले ने ले लिया आपसे, अब वो 100 रुपए क्या आपको वापस होगा, क्या नहीं, वो चला जाएगा राज्य सरकार के खाते में। तो क्योंकि वो भी ऐसी आय है जो राज्य सरकार को भविष्य में लौटाना नहीं पड़ेगा, तो वो चीजें क्या होंगी, कर भिन्न राजस्व। क्योंकि वो चीजें टैक्स के रूप में आपसे वसूल नहीं की जा रही, वो जुर्माने के रूप में आपसे वसूल की जा रही, चालान के रूप में आपसे वसूल की जा रही है, तो ये राशि क्या होती है, ये कर भिन्न राजस्व। ये ऐसी आय है जो भविष्य में लौटाना भी नहीं है, लेकिन ये कर से भी प्राप्त नहीं हो रही, तो ऐसी राशि को हम क्या बोलते हैं, कर भिन्न राजस्व। तो अगर मैं यहां पर कर भिन्न राजस्व की बात करूं तो कर भिन्न राजस्व भी जो है वो भी दो तरीके के हैं। जैसे कि पहला क्या हो गया, पहला तरीका हो गया कर भिन्न राजस्व का, पहला तरीका क्या हो गया, राज्य का स्वयं का कर भिन्न राजस्व, राज्य का स्वयं का कर भिन्न राजस्व, राज्य का स्वयं का कर भिन्न राजस्व। तो राज्य का स्वयं का कर भिन्न राजस्व क्या है, तो राज्य का स्वयं का कर भिन्न राजस्व में आप जुर्माने या चालान जो कट रहे हैं वो सब चीज आप बोल सकते हो कि वो राज्य का स्वयं का कर भिन्न राजस्व है। एग्जाम्पल के हिसाब से मैं चालान लिख देता हूं ताकि आप समझ पाए। क्लियर। अब सेकंड क्या है कर भिन्न राजस्व का, कर भिन्न राजस्व का जो सेकंड टाइप है वो है केंद्र सरकार से प्राप्त, केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान, केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान।
अब देखिए, केंद्र सरकार से राज्य सरकार को दो तरीके की राशि प्राप्त होती है। केंद्र सरकार से राज्य सरकार को दो तरीके की राशि प्राप्त होती है। पहली राशि होती है ऋण के रूप में। तो ऋण के रूप में अगर कोई राशि प्राप्त होती है तो उसको ब्याज सहित वापस लौटाना पड़ता है, तो उसको हम राजस्व आय में तो नहीं लिख सकते या कर भिन्न राजस्व में तो नहीं लिख सकते। दूसरा टाइप होता है केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान। तो केंद्र सरकार समय समय पर राज्य सरकारों को सहायता अनुदान देती है। अनुदान का मतलब ही यह होता है कि भविष्य में उस राशि को राज्य सरकारों को केंद्र सरकार को लौटाना नहीं है। तो इसी के लिए कर भिन्न राजस्व में हमने दो टाइप पढ़े, राज्य का स्वयं का कर भिन्न राजस्व और सेकंड टाइप होता है केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान। क्लियर? तो टोटल अगर मैं देखूं, राजस्व आय को हमने दो भाग में बांटा था। राजस्व आय क्या थी? ऐसी गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की ऐसी आय जो उसको भविष्य में लौटाना नहीं है, ऐसी आय को हम बोलते हैं राजस्व आय। राजस्व आय दो प्रकार की होती है, कर राजस्व और कर भिन्न राजस्व। कर राजस्व ऐसा होता है गवर्नमेंट की ऐसी आय जो टैक्स से उसको प्राप्त होती है, उसको कर राजस्व बोलते हैं। और कर भिन्न राजस्व गवर्नमेंट की ऐसी आय जो टैक्स के अलावा उसे प्राप्त होती है और उसको भविष्य में लौटाना नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं कर भिन्न राजस्व। अब कर राजस्व भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है कर राजस्व में राज्य का स्वयं का कर राजस्व, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी उसको वसूल कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट ही उसे रख रही है, तो उसको बोलते हैं राज्य का स्वयं का कर राजस्व। सेकंड टाइप क्या होता है? सेकंड टाइप होता है केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली करों की राशि। ऐसा टैक्स जो केंद्र सरकार लगाती है, वसूल करती है और राज्यों के मध्य बांट देती है, तो उसको बोलते हैं केंद्र सरकार से प्राप्त हुई करों की राशि। अब ये हो गया कर राजस्व। अब होता है कर भिन्न राजस्व। कर भिन्न राजस्व क्या है? जो करों से प्राप्त होने वाली राशि नहीं होती लेकिन उसको लौटाना भी नहीं पड़ता, उसको कर भिन्न राजस्व बोलते हैं। अब कर भिन्न राजस्व भी दो टाइप के होते हैं। राज्य का स्वयं का कर भिन्न राजस्व, जो राज्य सरकार या पुलिस आप देख रहे चालान काटती है या जुर्माने लगाती है, वो राशि भी राज्य सरकार को वापस लौटाना नहीं पड़ता, तो राज्य का स्वयं का कर भिन्न राजस्व। और सेकंड टाइप होता है केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान, जो राज्य सरकार को भविष्य में केंद्र को लौटाना नहीं पड़ता। तो ये हो गया पूरा आपका राजस्व आय की बात। ये क्या हो गया? पूरा राजस्व आय की बात। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं पूंजीगत खाते की। राजस्व व्यय मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा मैं यहां पर बात कर लेता हूं आपसे पूंजीगत खाते की। तो पूंजीगत खाते की बात करूं तो पूंजीगत खाते में भी दो तरीके की होते हैं भाई। एक होती है पूंजीगत आय। क्या होती है? एक होती है पूंजीगत आय और सेकंड होती है पूंजीगत व्यय। सेकंड होता है पूंजीगत व्यय। तो अब मैं यहां पर बताऊं कि पूंजीगत आय क्या होती है। राज्य सरकार की ऐसी आय जो उसे भविष्य में लौटाना पड़ेगा। राज्य सरकार की ऐसी आय जो उसे भविष्य में लौटाना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं पूंजीगत आय। तो राज्य सरकार की ऐसी कौन सी आय होती है जो उसको भविष्य में लौटाना पड़ेगा? तो सीधी बात है कि अगर राज्य सरकार किसी से भी ऋण लेती है, राज्य सरकार किसी से भी ऋण लेगी, चाहे वो केंद्र सरकार से ले, दूसरी राज्य सरकार से ले, विश्व बैंक से ले, आरबीआई से ले, राज्य सरकार किसी से भी ऋण लेगी, तो ऋण लेगी तो उसको ब्याज सहित वो राशि लौटानी पड़ती है। तो पूंजीगत आय क्या है? कुछ समय के लिए तो राज्य सरकार की आय हो जाएगी, लेकिन उस आय को राज्य सरकार को भविष्य में लौटाना पड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं पूंजीगत आय। तो पूंजीगत आय में क्या होगा? राज्य सरकार ने जो भी ऋण लिया है वो पूंजीगत आय के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? तो यहां पर हमने क्या क्या देख लिया? राजस्व आय देख ली और हमने पूंजीगत आय भी देख ली। अब हमको क्या पढ़ना है? राजस्व व्यय पढ़ना है और पूंजीगत व्यय पढ़ना है। तो राजस्व व्यय क्या होता है? राज्य सरकार का ऐसा व्यय जो गैर विकासात्मक कार्यों में होता है। राज्य सरकार का ऐसा व्यय या खर्चा जो गैर विकासात्मक कार्यों में किया जाता है, उसको बोलते हैं हम राजस्व व्यय। राज्य सरकार का ऐसा व्यय जो गैर विकासात्मक कार्यों में होता है। गैर विकासात्मक कार्यों में कहने का मतलब राज्य सरकार जो वेतन देती है, पेंशन देती है, मजदूरी देती है, या जो ऋण का ब्याज लौटाती है, ये सब क्या है? गैर विकासात्मक कार्य है। तो राज्य सरकार का ऐसा व्यय जो गैर विकासात्मक कार्यों में होता है। राज्य सरकार का ऐसा व्यय जो किसमें होता है? गैर विकासात्मक कार्यों में होता है। गैर विकासात्मक कार्यों में राज्य सरकार का कोई भी ऐसा व्यय जो गैर विकासात्मक कार्य में होता है, जैसे कि पेंशन, वेतन, ब्याज, ये सब चीजें जो होती हैं, ये आपकी राजस्व व्यय के अंतर्गत आती, क्योंकि ये गैर विकासात्मक कार्यों में हो रहा है।
जबकि जो पूंजीगत व्यय होता है, पूंजीगत व्यय ऐसा व्यय होता है जो विकासात्मक कार्य में करती है, यानी राज्य सरकार का ऐसा व्यय जो कि विकासात्मक कार्य में किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या? पूंजीगत व्यय। राज्य सरकार का ऐसा व्यय जो विकासात्मक कार्य में हो रहा है। विकासात्मक कार्य का मतलब जैसे कि राज्य सरकार ने एक हॉस्पिटल बना दिया, तो हॉस्पिटल बनाया तो यहां पर भविष्य में क्या होगा? ये विकासात्मक कार्य में खर्च है, यानी इससे गवर्नमेंट की भविष्य में एक आय का स्रोत बन जाएगा। गवर्नमेंट का इससे भविष्य में एक आय का स्रोत बन जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल बनाया, तो हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो व्यय हुआ वो कौन सा व्यय हुआ? पूंजीगत व्यय हुआ। अब हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर बन गया, वहां पे स्टाफ रहे, डॉक्टर रहे, नर्स रहे, सब रहे। अब वहां पे जो मरीज इलाज करने के लिए आएगा वो पर्ची तो कटाएगा ना। जो मरीज इलाज करने के लिए आएगा 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, इन सब की पर्ची तो कटवाएगा ना। तो ये जो पर्ची कटवाएगा तो भविष्य में इससे गवर्नमेंट की आय भी तो बनेगी ना कुछ गवर्नमेंट की आय तो होगी। तो क्योंकि ऐसा खर्चा जो ऐसे कार्यों में किया जा रहा है जिससे गवर्नमेंट की भविष्य में आय जनरेट हो जाएगी, ऐसे खर्चे को करने या ऐसे व्यय को करना पूंजीगत व्यय बोलते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल बनाने में एक खर्चा किया या रोड बनाने में खर्चा किया, तो भविष्य में टोल टैक्स लगाकर या यहां पर आप क्या पर्ची कटवाकर, हॉस्पिटल से पर्ची कटवाकर भी तो गवर्नमेंट आय कमा रही है। तो ये विकासात्मक कार्यों में खर्चा है, तो इसी के लिए इस व्यय को क्या बोलेंगे? पूंजीगत व्यय बोलेंगे। क्लियर है? तो यहां पर हमारा राजस्व खाता और पूंजीगत खाते के अंतर्गत हमने राजस्व आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय पढ़ लिया। अगर आपसे पूछा जाए राजस्व घाटा किसको बोलते हैं, तो राजस्व घाटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं वो देख लीजिए। राजस्व घाटा अगर मैं बोलूं तो किसको बोलूंगा? राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा का मतलब होता है राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय, राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय। तो अब देखिए राजस्व घाटा कब होता है? जब आय हमारी कम हो, जब आय हमारी कम हो और व्यय हमारा ज्यादा हो। जब आय हमारी कम हो और व्यय हमारा ज्यादा हो, जैसे कि मैं मान लू आय हमारी 10 रुपए थी और व्यय हमारा 15 रुपए हुआ, तो यहाँ पे 5 रुपए तो ज्यादा लगा, तो ये 5 रुपए क्या हो जाएगा? राजस्व घाटा हो जाएगा। ये 5 रुपए क्या हो जाएगा? राजस्व घाटा हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट की आय ज्यादा हो गई, गवर्नमेंट की आय 10 रुपए थी लेकिन व्यय जो है वो 8 रुपए का हुआ, तो 2 रुपए का यहां पर फायदा हुआ। आय ज्यादा थी, व्यय कम था, तो 2 रुपए का फायदा हुआ। तो ये कि इसको हम क्या बोलते हैं? राजस्व आधिक्य। इसको हम क्या बोलते हैं? राजस्व आधिक्य। आधिक्य का मतलब कि हमारी आय ज्यादा है, व्यय कम है। जब आय कम होगी, व्यय ज्यादा होगा, तो इसको इसी स्थिति राजस्व घाटे की होगी। लेकिन हमारा आय जो है, आय हमारी ज्यादा है, व्यय कम है, तो इसको राजस्व आधिक्य की स्थिति बोला जाता है। सेम चीज अगर मैं पूंजीगत घाटे की बात करूं तो पूंजीगत आय माइनस पूंजीगत व्यय होगा। आय ज्यादा होगी, व्यय कम हुआ तो आधिक्य की स्थिति होगी। आय कम हुई, व्यय ज्यादा हुआ तो घाटे की स्थिति होगी। क्लियर है? अगर मैं बोलूं गवर्नमेंट की कुल प्राप्ति का क्या मतलब है? कुल प्राप्ति, तो कुल प्राप्ति क्या होगी? कुल प्राप्ति होगी राजस्व आय, राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय। अगर मैं इनको जोड़ देता हूं, राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय को अगर मैं जोड़ देता हूं, तो यह स्थिति क्या होगी? कुल प्राप्ति की होगी। और कुल व्यय की स्थिति क्या होगी? कुल व्यय, तो कुल व्यय क्या होगा? अगर मैं राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को जोड़ दूं, अगर मैं राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को जोड़ देता हूं, तो यह स्थिति क्या हो जाएगी? कुल व्यय की हो जाएगी। तो कुल प्राप्ति, कुल व्यय। तो इतने जो भी टर्म्स मैंने यहां पर आपको बताया, ये सभी टर्म्स आपका यहां पर यूज होगा। जो भी अब मैं चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें हर में ये टर्म्स यूज होगा। तो जितनी चीजें समझाने की थी वो मैं समझा दिया। अब यहां पर पूरा डेटाबेस है, क्या क्या चीजें आपको पढ़ना, मैं वो चीज आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं, चैप्टर का नाम है लोक वित्त यानी सार्वजनिक वित्त। लोक वित्त को ही हम सार्वजनिक वित्त बोलते हैं। आपके इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 5 है। तो सबसे पहले देखते हैं कर राजस्व। सबसे पहले देखते हैं कर राजस्व। तो 2021-22 में सभी डेटा जो है वो करोड़ में है, सभी डेटा करोड़ में है। तो अगर मैं 2021-22 की बात करूं, तो जो गवर्नमेंट का कर राजस्व था, यानी राज्य सरकार का करों से जो प्राप्त होने वाली आय थी,
वो थी 5283.44 करोड़ रुपए, यानी लगभग 53,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की आय करों से होती थी, राज्य सरकार की आय करों से होती थी। जबकि 2022-23 में यह बढ़कर 56,823.25 करोड़ रुपए हो गई, यानी लगभग 57,000 करोड़ रुपए हो गई है। तो ये कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है? 7.55% की वृद्धि हुई है, यानी पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष में टैक्स का कलेक्शन 7.55% बढ़ा है, या आप ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो करों से आय होती थी वो 7.55% की वृद्धि हुई है। क्या ये डेटा याद करना है? नहीं, ये डेटा हमको याद नहीं करना है। कौन सा डेटा याद करना है? ये याद करना है कि पिछले वर्ष के मुकाबले 2021-22 के मुकाबले 22-23 में गवर्नमेंट की जो करों से आय हुई है उसमें कितनी वृद्धि हुई है? 7.55% की वृद्धि हुई है। अगर मैं बात करूं गैर कर राजस्व की, तो गैर कर राजस्व किसको बोलते हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गवर्नमेंट की ऐसी है जो करों से नहीं होती लेकिन उसको लौटाना भी नहीं पड़ता, उसे हम गैर कर राजस्व कहते हैं। जैसे कि जुर्माने की राशि, चालान की राशि, केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान, ये सब। तो गैर कर राजस्व था 31,150 करोड़ पिछले वर्ष में 2021-22 में। इस वर्ष गैर कर राजस्व हो गया है 32,250 करोड़। तो यहां पर वृद्धि कितनी हुई है? 3.53% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष के मुकाबले 3.53% गैर कर राजस्व बढ़ा है। यह डेटा याद नहीं करना है, यह डेटा को याद करना है। कुल राजस्व प्राप्ति क्या होगा? कुल राजस्व प्राप्ति होगा, अगर मैं कर राजस्व और गैर कर राजस्व को जोड़ दूं, कर राजस्व और गैर कर राजस्व यानी कर भिन्न राजस्व को अगर मैं जोड़ दूं तो हमारी टोटल राजस्व प्राप्ति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको राजस्व आय बताया था दो तरीके की होती, कर राजस्व और कर भिन्न राजस्व। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो टोटल राजस्व हमको पता चल जाएगा। तो कुल राजस्व प्राप्ति है जो पिछले वर्ष हुई थी 83,981.44 करोड़, 83,981.44 करोड़, ये पिछले वर्ष प्राप्त हुई थी। इस वर्ष जो प्राप्त होने वाली है 89,073.25, यानी लगभग 89,000 करोड़ आपकी राजस्व, टोटल राजस्व आय होने वाली है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 6.06% की राजस्व प्राप्ति में वृद्धि होना अनुमानित है। ये डेटा याद नहीं करना है, केवल ये डेटा याद करना है। तो डेटा कौन कौन से याद करना है? ये वाला और ये वाला। इनको और इनको जोड़ने से ये प्राप्त हो रहा है, इनको और इनको जोड़ने से ये प्राप्त हो रहा है। केवल आपको यहां पर वृद्धि कितनी हुई है ये चीज को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। कर राजस्व से रिलेटेड जो आंकड़ा है, ये ऊपर का आंकड़ा मैं टेबल में ही आपको समझा दे रहा हूं, उसको आप समझ लीजिए। क्या है टेबल में? देखिए यहां पर लिखा है, अब मैंने आपको क्या चीज बताई थी थोड़ी सी याद कीजिए। कर राजस्व, कर राजस्व में मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था? कर राजस्व दो तरीके के होते हैं। एक होता है राज्य सरकार स्वयं का कर लगाती है, उसको वसूल करती है। और सेकंड टाइप क्या होता है? केंद्र सरकार कर लगाती है और राज्यों में करों की राशि को बांट देती है। तो उसी चीज को देखते हैं। अब हमको सिर्फ क्या देखना है? वर्ष 2022-23, वर्ष 2022-23 राज्य का स्वयं का कर राजस्व, राज्य का स्वयं का कर राजस्व। तो राज्य का स्वयं का कर राजस्व कितना है? 29,000 करोड़, यानी लगभग 29,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार का स्वयं का कर राजस्व है। यानी गवर्नमेंट जो राज्य सरकार है खुद कर लगा के कितना पैसा वसूल की है? 29,000 करोड़ रुपए। अगर मैं बोलूं केंद्रीय कर में राज्य का अंश कितना है, तो 27,823 करोड़ रुपए, 27,823 करोड़ रुपए ये आपका किससे प्राप्त है? केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। तो अगर आपसे कभी पेपर में पूछा जाता है कि कर राजस्व में किसकी हिस्सेदारी ज्यादा है, कर राजस्व में किसकी हिस्सेदारी ज्यादा है, किसकी? राज्य का स्वयं के कर राजस्व की हिस्सेदारी ज्यादा है या केंद्रीय करों में राज्य के अंश की हिस्सेदारी ज्यादा है? तो देखिए ये है 29,000 करोड़, ये है 27,823 करोड़। तो किसकी हिस्सेदारी ज्यादा है? राज्य के स्वयं के कर राजस्व की हिस्सेदारी ज्यादा है। यानी कर राजस्व में गवर्नमेंट को जो आय होती है वो स्वयं के कर लगाने से ज्यादा आय होती है, जबकि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा स्वयं से लगाए गए कर की अपेक्षा कम है। लगभग 2,000 करोड़ रुपए का या 1,300 करोड़ रुपए का दोनों के मध्य अंतर आ रहा है, आप ये देख सकते हैं। क्लियर है? तो यानी राज्य की जो कर राजस्व में राज्य का स्वयं का कर राजस्व ज्यादा है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर लिखा है योग, यहां पर क्या लिखा है? योग। योग किसका है? ये दोनों को जोड़ दिया गया है। यानी कर राजस्व टोटल कितना हमारा कर राजस्व है? तो टोटल कर राजस्व है 56,823.25 करोड़, 56,000
823.25 करोड़, यानी राज्य के स्वयं का कर राजस्व प्लस केंद्रीय सरकार से प्राप्त करों की हिस्सेदारी को जोड़कर 56,823.25 करोड़ ये हमारी कर राजस्व है। डेटा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई डेटा याद नहीं करना, बस इतना याद रखना है कि राज्य का स्वयं का कर राजस्व ज्यादा है किसकी अपेक्षा, जो केंद्र से करों की राशि प्राप्त होती है उसकी अपेक्षा। अगर मैं बात करूं, ये डेटा अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुल कर राजस्व में स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत। जैसे कि अगर मैं देखूं कुल कर राजस्व कितना है, 26,823 करोड़, 56,823 करोड़ रुपए क्या है, कुल कर राजस्व है। और राज्य का स्वयं का कर राजस्व कितना है, 29,000 करोड़। राज्य का स्वयं का कर राजस्व कितना है, 29,000 करोड़। तो 29,000 करोड़ इस 56,823 करोड़ का कितना प्रतिशत है, 51.04% है। यानी आपका ये डेटा पेपर में पूछा जाता है कि आपका कुल कर राजस्व में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का कितना प्रतिशत है, 51.04% है। और कुल कर राजस्व में केंद्रीय करों का कितना प्रतिशत है, तो आप इसको क्यों पढ़ेंगे, आप इसको याद कीजिए और 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, 51.04 को माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 48.96% आ जाएगा। तो कुल कर राजस्व में केंद्रीय करों का प्रतिशत कितना है, 48.96% है। आप इससे भी निकाल सकते हैं, या 56,823 करोड़ का 27,823 करोड़ कितना परसेंट है, 48.96% है, ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आगे देखिए, वर्षवार प्रतिशत वृद्धि, वर्षवार प्रतिशत वृद्धि। तो इस वर्ष आपके स्वयं के कर राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है, 5.45% की वृद्धि हुई है। स्वयं के कर राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है, 5.43%। ये वाला डेटा कैसे आया है, देखिए पिछली बार हमने कमाया था 27,500 करोड़ रुपए स्वयं के कर राजस्व से, जबकि इस बार कमा रहे हैं हम 29,000 करोड़ रुपए। तो ये वाली वृद्धि कितनी है, ये वाली वृद्धि 27,500 करोड़ से 29,000 करोड़ रुपए हमारी राशि स्वयं का कर राजस्व हुई है। तो कितनी वृद्धि हुई है, 5.45% की वृद्धि हुई है। सेम चीज यहां पर केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी कितनी वृद्धि हुई है, पिछली बार थी 52,831 करोड़, इस बार है 56,823 करोड़। तो ये कितनी वृद्धि हुई है, 9.84% की वृद्धि हुई है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यानी ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं ज्यादा, लेकिन ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, जो पेपर की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं गैर कर राजस्व। सबसे पहले अब हम यहां पर क्या देखेंगे, गैर कर राजस्व। तो गैर कर राजस्व में भी मैंने आपको क्या बताया था, गैर कर राजस्व के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। पहला, राज्य का स्वयं का गैर कर राजस्व प्लस केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान, यही तो दो आती थी गैर कर राजस्व में। तो अब यहां पर एक एक करके इसको देख लेते हैं क्या चीजें हैं। तो देखिए यहां पर एक एक करके मैं देखूं तो केंद्रीय सहायता अनुदान, केंद्रीय सहायता अनुदान देखेंगे कितना आ रहा है, 16,750 करोड़। 16,750 करोड़ हमारा केंद्रीय सहायता अनुदान है। गैर कर राजस्व में 16,750 करोड़ क्या है, केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान है। जबकि राज्य का स्वयं का गैर कर राजस्व कितना है, 15,500 करोड़। तो अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि गैर कर राजस्व में क्या चीज मैक्सिमम आती है, यानी गैर कर राजस्व किस चीज से ज्यादा प्राप्त होता है, तो आपके आंसर क्या होगा, केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में गैर कर राजस्व सर्वाधिक है। यानी केंद्र सरकार से जो हमको सहायता अनुदान प्राप्त होता है राज्य को, वो सर्वाधिक है गैर कर राजस्व में। क्योंकि राज्य का स्वयं का गैर कर राजस्व कितना है, 15,500 करोड़। और यहां पर देखिए केंद्र सरकार से कितना प्राप्त हो रहा है, 16,750 करोड़ सहायता अनुदान हमको प्राप्त हो रहा है। तो किसकी राशि ज्यादा है, केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान की राशि ज्यादा है। अब देखिए कुल गैर कर राजस्व कितना है, कुल गैर कर राजस्व, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 16,750 में 15,500 जोड़ लीजिए, 32,250 करोड़ रुपए हमारा कुल गैर कर राजस्व है। हमको ये तीनों ही डेटा याद नहीं करना है, हमको ये तीनों ही डेटा याद नहीं करना है, बस इतना याद रखना है गैर कर राजस्व में केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान की राशि सर्वाधिक है। अब देखिए यहां पर परसेंट समझिए, कुल गैर कर राजस्व में केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान का प्रतिशत, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुल गैर कर राजस्व में केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का प्रतिशत, देखिए कुल गैर कर राजस्व कितना है, 32,250 करोड़ रुपए कुल गैर कर राजस्व है। और केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान कितना है, 16,750 करोड़। तो 16,750 करोड़ 32,250 करोड़ का कितना प्रतिशत है, 51.94% है। वो ये वाला डेटा दिखा रहा है। क्लियर,
कुल गैर कर राजस्व में राज्य के गैर कर राजस्व का प्रतिशत यानी 32,250 करोड़ में 15,500 करोड़ कितना प्रतिशत है? 48.0%, 06%। डेटा केवल ये दोनों याद रखना है और कोई भी डेटा याद नहीं करना है। अब देखिए केंद्रीय सहायता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 0.60%। क्या दिखा रहा है? पिछले बार 16,650 करोड़ केंद्र से सहायता प्राप्त अनुदान था, इस बार 16,750 करोड़ हुआ है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 0.60% की वृद्धि हुई है। सेम चीज राज्य का गैर कर राजस्व पिछले बार 14,500 करोड़ था, इस बार 15,500 करोड़ है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 6.90% की वृद्धि हुई है। मैंने हर डेटा एक एक डेटा आपको समझा दिया है कि कौन सा डेटा क्या चीज बता रहा है, तो आपको यहां से एक अनुमान लग जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि राजस्व व्यय। अब हमको यहां पर जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि राजस्व व्यय, मैंने आपको बताया था कि राजस्व व्यय होता क्या है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि राजस्व व्यय होता क्या है। तो राजस्व व्यय क्या होता है? गवर्नमेंट का गैर विकासात्मक कार्यों में जो खर्चा करती है गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं राजस्व व्यय। यानी गवर्नमेंट जो गैर विकासात्मक कार्यों में खर्चा करती है उसी को बोलते हैं हम राजस्व व्यय। तो गैर विकासात्मक कार्य जैसे पेंशन देना, वेतन देना, ब्याज देना, ये सब चीजें क्या है? गैर विकासात्मक कार्य में खर्चा है और इसी को हम राजस्व व्यय बोलते हैं। तो हमारा राजस्व व्यय कितना है ये सब चीज हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमको जो मेन पढ़ने की जरूरत ये है कि गवर्नमेंट जो राजस्व व्यय करती है वो किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यय करती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पर लिखा है ब्याज की राशि, पेंशन, वेतन व भत्ते, मजदूरी, अन्य। अन्य हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमसे पेपर में पूछा जाएगा गवर्नमेंट राजस्व व्यय सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में करती है, ऑप्शन देगा ब्याज में, पेंशन में, वेतन भत्ते में या मजदूरी में। हमको एक ऑप्शन चुनना रहेगा। तो हम अपनी आंखों से देख लेते हैं किसमें सबसे ज्यादा व्यय करती है। तो देखिए सबसे ज्यादा व्यय होता है 26,769 रुपए। सबसे ज्यादा व्यय किसमें होता है? 26,769 रुपए किसमें? वेतन व भत्ते में। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि राजस्व व्यय सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? वेतन व भत्ते देने में। जो गवर्नमेंट इंप्लॉय है स्टेट गवर्नमेंट के, उनके जो वेतन भत्ते देने में गवर्नमेंट सबसे ज्यादा खर्चा करती है राजस्व व्यय का। क्लियर? इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद होता है पेंशन में खर्चा। इसके बाद सेकंड नंबर, पहले मैं लिख देता हूं वेतन, वेतन के बाद आता है पेंशन का नंबर, पेंशन के बाद किसका नंबर आता है? पेंशन के बाद आता है ब्याज का नंबर, और ब्याज के बाद जो नंबर आता है वो आता है मजदूरी का नंबर, फिर आता है मजदूरी का नंबर। तो ये चीज याद रखिएगा, वेतन और भत्ते में सर्वाधिक व्यय, फिर पेंशन में, फिर ब्याज में, फिर मजदूरी में। अन्य वाला मैंने नहीं गिना है क्योंकि अन्य आपसे पेपर में नहीं पूछा जाता। बाकी अगर अन्य भी ऑप्शन में आ रहा है तो सबसे ज्यादा अन्य ही आंसर आएगा, लेकिन आपको अन्य नहीं देगा, ये 4 ऑप्शन में देगा। इसमें याद रखिएगा वेतन भत्ते में सर्वाधिक खर्चा होता है, उसके बाद पेंशन में, उसके बाद ब्याज में और उसके बाद मजदूरी में। ये चीज याद रखिएगा, सबसे कम खर्चा मजदूरी में हो रहा है, सबसे ज्यादा खर्चा वेतन भत्ते में हो रहा है राजस्व व्यय का, ये याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम, कुल प्राप्ति। कुल प्राप्ति का मतलब क्या होता है? कुल प्राप्ति का मतलब यह होता है कि कुल प्राप्ति मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। कुल प्राप्ति का मतलब होता है राजस्व आय, राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय। अगर राजस्व आय और पूंजीगत आय को अगर मैं जोड़ देता हूं, राजस्व आय तथा पूंजीगत आय को अगर मैं जोड़ देता हूं तो इसको बोलते हैं कुल प्राप्ति। तो कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति की हिस्सेदारी है 85.65%, यानी यहां पर कुल प्राप्ति हमारा 104,000,025 करोड़ है। लगभग अगर आप देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,04,000 करोड़ रुपए हमारी कुल प्राप्ति है। उसमें से राजस्व प्राप्ति हमको राजस्व आय 85% की है, पूंजीगत आय मात्र 14.35% की है। यानी गवर्नमेंट की राजस्व आय ज्यादा होती है अपेक्षा पूंजीगत आय के। तो राजस्व प्राप्ति कितनी है? 85% है, याद रखिएगा। ऑप्शन पूंजीगत प्राप्ति उसका 100 से माइनस कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर अगला डेटा है राजस्व प्राप्ति। अब राजस्व प्राप्ति जो होती है राजस्व आय, तो राजस्व आय में मैंने आपको बताया था राजस्व आय में 2 तरीके का होता है। अगर मैं बात करूं राजस्व आय, तो राजस्व आय क्या हो रही है? तो राजस्व आय में हमने 2 आंकड़ा पढ़ा था। 2 आंकड़ा पढ़ा था, एक था कर राजस्व और एक था कर भिन्न राजस्व। एक था ना कर राजस्व और एक था कर भिन्न राजस्व। अब कर राजस्व में भी मैंने 2 टाइप पढ़ाया था आपको। क्या टाइप था? पहला था राज्य का स्वयं का कर राजस्व और दूसरा था
कि राज्य का जो केंद्र कर लगाता है और राज्यों को देता है उसका कर राजस्व, केंद्र लगा रहा है और राज्यों को दे रहा है उसका कर राजस्व। और कर बिन राजस्व भी मैंने दो तरीके का बताया था, एक था केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान, केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान, और दूसरा था राज्य का स्वयं का कर बिन राजस्व। स्वयं का कर बिन राजस्व क्या था? जुर्माने, चालान, ये सब की राशि। तो यहां पर लिखा है राजस्व प्राप्ति हमारा 89073.25 करोड़ है, 89073.25 करोड़ हमारी राजस्व प्राप्ति है। उसमें राज्य का स्वयं का राजस्व प्राप्ति 49.96% है। स्वयं का राजस्व प्राप्ति क्या हुआ? स्वयं का कर राजस्व हुआ। देखिए यहां पर मैं इसका पेन थोड़ा सा वो कर देता हूं। स्वयं का कर राजस्व और स्वयं का कर बिन राजस्व ये दोनों को जोड़ दिया गया है। स्वयं का कर राजस्व और स्वयं का कर बिन राजस्व ये दोनों को जोड़ दिया गया है। और केंद्र से प्राप्ति में केंद्र सरकार से प्राप्त करों की राशि और केंद्र से सहायता अनुदान ये दोनों को जोड़ दिया गया है। यानी ये दोनों को एक तरफ जोड़ा गया और ये दोनों को एक तरफ जोड़ा गया है। उसके बाद जो टोटल राजस्व प्राप्ति हो रही है उसमें स्वयं का राजस्व प्राप्ति 49.96% है और केंद्र से प्राप्त होने वाली राजस्व प्राप्ति 50.04% है। इसको याद रखिएगा। चलिए लास्ट डेटा जो है केंद्र से प्राप्ति। अब केंद्र से हमको दो तरीके की प्राप्ति हो रही है। केंद्र से क्या दो तरीके की प्राप्ति हो रही है? अगर आप थोड़ा सा याद करें, केंद्र से क्या दो चीजों की प्राप्ति हो रही है? तो केंद्र से प्राप्त हो रहा है एक तो सहायता अनुदान। केंद्र से क्या प्राप्त हो रहा है? केंद्र से एक प्राप्त हो रहा है सहायता अनुदान और दूसरा प्राप्त हो रहा है केंद्र सरकार से ऋण। ठीक है, या तो ऋण को, चलिए ऋण को इसमें भी हटा देता हूं। तो केंद्र से आपको ऋण, चलिए ऋण तो राज्य सरकार जो है केंद्र से भी ले सकती है, आरबीआई से भी ले सकती है, तो मैं ऋण को इसमें हटा देता हूं। ऋण को मैं इसमें हटा देता हूं तो जो आपको नॉर्मल दिखेगा वो चीज बताऊं तो केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान नॉर्मल दिखेगा। सेकंड, केंद्र सरकार जो कर लगा रही है वो राज्य सरकार को दे रही है, तो केंद्र के कर की राशि, केंद्र के कर की राशि, केंद्र के कर की राशि, यानी केंद्र सरकार कर लगा रही है और राज्यों को दे रही है, तो केंद्र से प्राप्त कर की राशि। तो दो तरीके की राशि हमको केंद्र सरकार से यहां पर प्राप्त हो रही है जो हमको नॉर्मल तरीके से दिखती है। एक होता है सहायता अनुदान और एक होता है केंद्र से प्राप्त करों की राशि जो केंद्र सरकार लगा रही है और राज्यों को दे रही है। तो टोटल केंद्र से प्राप्ति है 44,573.25 करोड़, यानी लगभग 44,000 करोड़ रुपए हमको केंद्र से प्राप्त होता है, जिसमें केंद्रीय कर में राज्य का हिस्सा है 62.42%। यानी केंद्र से जो हमको राशि प्राप्त हो रही है उसमें ज्यादा राशि हमको राज्य कर की राशि प्राप्त होती है जो केंद्र राज्यों को देता है। और केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान है 37.58%, याद रखिएगा। तो ये है आपका पूरा चैप्टर लोक वित्त वाला जो यहां पर कंप्लीट होता है। और एक एक चीज को मैंने आपको पहले भी समझाया कि कर राजस्व क्या होता है, कर बिन राजस्व क्या होता है, कर राजस्व कितने टाइप के होते हैं, कर बिन राजस्व कितने टाइप के होते हैं, पूंजीगत आय क्या होती है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, सब चीज मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दी है। इसमें से कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो मैंने आपको एक्सप्लेन ना किया हो, तो आपको किसी भी चीज में कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैंने टाइम लेकर आपको एक एक चीज यहां पर समझा दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के मध्य शेयर करें। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।